प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। एक सेकंड, ये पेज अभी तक क्यों नहीं गया, एक सेकंड, कैमरा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो उसके बारे में हम देख रहे थे। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हमने देखा था। टर्म्स हमारे लिए देखो मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, आई होप से क्लियर हो गया पॉइंट। मैंने पूरा डिफरेंस वहाँ पे बता दिया था। मेन मोटिव यहाँ पे ये मतलब कि मेन फैक्टर ये कि हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे पढ़ना होता है। इसमें तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी एक टॉपिक से आने वाला, मोलर कंडक्टिविटी जाएंगे, फिर सेल कॉन्स्टेंट, ये सब जो मैंने बताया जितना भी। अभी एक टर्म आएगा मोलर कंडक्टिविटी, देखना वहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी अभी आने वाला है। बस छोटे मोटे एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है, बस हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी हमने टर्म अभी तक देखा वो तो देखा इलेक्ट्रोलाइटिक एंड जो मेरे से मेटालिक कंडक्टर, दोनों में कॉमन कुछ टर्म्स है वो हमने यहाँ पढ़ा। अब हमें ऐसे टर्म्स पढ़ना है जो बेसिकली क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ही होगा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर वो टर्म्स नहीं होगा। उन सारे टर्म्स को बेसिकली पढ़ना है। मीन्स हो भी सकता है कुछ टर्म और कुछ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उस देखो यहाँ पे जितने भी पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारे आपस में इंटरलेट। अगर तुम्हें कंडक्टेंस के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर। मीन्स एक एक टर्म जो है ना वो सारे आपस में इंटरलेट से ध्यान से थोड़ा सा प्लीज फोकस कर पाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, तो इसलिए बोला कि ध्यान से पढ़ना। वैसे ठीक है, एनीवे जो भी है, तो हमारा प्रीवियस वीडियो था, बहुत सारे वीडियो डिलीट हो गए, कोई बात नहीं, हम वापस करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते अपना जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने देखा था, जो हमारा 44 वाला मिनट्स का वीडियो था, उसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पर देख चुके थे रेसिस्टिविटी अगर मुझे निकालना हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में तो कैसे निकाला जाए, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारा बेसिकली जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, मीन्स नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास लेटेस्ट, उसका नाम है हमारे पास कंडक्टिविटी और मैं ये कैमरा फिर हिलने लगा, और बेसिकली मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, क्या होता है, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, सब दोनों एक ही नाम है। इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किसी किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय के। और ये के है ना थोड़ा सा मुड़ा रहेगा, याद रखना हमेशा। ये जो के है बेसिकली ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ऐसे बना देना, ऐसे मीन्स थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे कर देना। के बनाने के बाद देखो जैसे के हम बनाते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा ये नीचे ऐसे एंड थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता है। बेसिकली इसको के जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कप्पा। अरे कटप्पा नहीं, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, कप्पा KA इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा एक तरीके से बेस है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन में। अगर हमें जानना तो ये सारे टर्म्स को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये के जो कनेक्टिविटी होता है उसको रिप्रेजेंट किसी किया जाता है के, और उसको हम क्या बोलते हैं कप्पा कटप्पा नहीं कप्पा। अगर याद ना रहे कि कप्पा क्या होता है तो सीधे कटप्पा याद कर लो, उसमें टी गैप कर देना, सिंपली क्या हो कप्पा बन जाएगा। तो के जो होता है ना हमारे पास के बना, उसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दोगे तो क्या होगा, ये कप्पा में बेसिकली कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करोगे। अभी कनेक्टिविटी होता क्या है, तो जो रेसिस्टिविटी होता है ना जस्ट रिवर्स उसका, जो रेसिस्टिविटी है उसका रिवर्स क्या होता है, मेरा कंडक्टिविटी होता है। यार मैंने कंडक्टेंस टर्म सुना था, कंडक्टेंस क्या होता था याद करो, कंडक्टेंस जो होता था रेजिस्टेंस का क्या होता था, रिवर्स होता था। यहाँ पे सेम एज इट इज जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट किसी कप्पा, जो कप्पा होगा बेसिकली वो क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो होता है हमारे पास उसका क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज अ रिवर्स ऑफ, कुछ नहीं यार ये टर्म इन लोगों ने बना रखा है और कुछ नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए कंफ्यूज मत होना। इट इज अ रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, एंड इसको रिप्रेजेंट किसी के अंदर कप्पा से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। के इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। ये सिंबल क्या है हमारा, रेसिस्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। अगर इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, R इक्वल टू कितना आता है, रो। रेसिस्टिविटी को हम बेसिकली रो से भी बोलते हैं, रो एल अपॉन, अच्छा रो एल अपॉन नहीं होता है, वाह वाह यार कंफ्यूजन करो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो रो एल अपॉन नहीं होता है। बेसिकली अगर मुझे रेसिस्टिविटी यहाँ से निकालना है तो सिंपली मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, आर एल को इसको चैनल भेजूँगा, कितना हो गया, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, तो आर ए अपॉन एल। मैं ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, बट फिर भी यहाँ पे बता दिया। रेसिस्टिविटी की जगह मैं लिखूँ आर ए अपॉन कितना हो गया, एल। अब हम सिंपली कुछ नहीं करना, अब वही अपना मल्टीप्लाई वगैरह करना, इसको सॉल्व करना, आर ए अपॉन एल हो गया। तो जो हमारा ये देखो जो एल है बेसिकली एल क्या होगा, उसको ऊपर जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस हो जो मैथ में ए अपॉन बी अपॉन अगर मेरे पास सी रहता है तो ये बेसिकली क्या होता है, जो सी वाला टर्म होता है फर्स्ट और थर्ड, ये आपस में क्या होता है, इसको ऊपर जाएगा। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर को एज इट इज लिखा, ए एज इट इज, ऊपर में मेरे पास मल्टीप्लाई में एच लगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा, 1 अपॉन आर को एज इट इज रखा, एल अपॉन ए कर दिया यहाँ पे। अब तो 1 अपॉन आर क्या होता है बेसिकली यार, 1 अपॉन आर तो हम जो कप्पा बना फाइनली मेरे पास जो कप्पा है वो मेरे पास बना 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अब 1 अपॉन आर बेसिकली होता क्या यार, 1 अपॉन आर तो अभी भी जस्ट बताओ कंडक्टेंस होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कप्पा को क्या लिख सकता हूँ, कंडक्टेंस, एल अपॉन ए को एज इट इज छोड़ दो, नहीं एल अपॉन एक और हमारे पास टर्म होता था। ये जो कप्पा मेरे पास आया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए मेरे पास एक कांस्टेंट होता था। याद करो क्या कांस्टेंट होता, जो सेल कांस्टेंट जो मेरे पास होता था, सेल कांस्टेंट उसका वैल्यू क्या होता था, एल अपॉन बेसिकली क्या होता था, ए लेंथ और ए। या अच्छा ये लेंथ है, लेंथ नहीं है यहाँ पे। याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एल और ए का क्या मीनिंग होता है, एल का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना, ए और ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोड्स का जो बेसिकली एरिया क्या है। तो एल अपॉन ए बेसिकली क्या होता है मेरे पास यहाँ पे सेल कांस्टेंट, एंड 1 अपॉन आर बेसिकली क्या होता है, कंडक्टेंस होता है मेरे पास, कंडक्टेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कप्पा इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय
सेल कांस्टेंट कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। अगर इसको पूरा लिखना चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली आएगा, इसका यूज़ होना ही होना है। देखो सिंपली इसमें कप्पा का फॉर्मा क्या निकल गया, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कैसे निकल गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो अगर याद ना रहो, अगर एग्जाम में मान लो भूल जाओ कि कप्पा का फॉर्मा क्या होता है, तो कैसे उसको डेराइव करो, डेराइव करना सीखो। सिंपली मुझे पता है कप्पा इक्वल इतना तो याद रखना कि रेस्टिविटी का जो रिवर्स होता है क्या होता है, कप्पा होता है। अब रेस्टिविटी का फॉर्मा क्या, आर अपॉन एल, सिंपली यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या करना, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर तुम्हारे पास क्या होता है, या अगर ये सारे टर्म्स अगर नहीं याद हो तो एग्जाम में सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल पोर्शन में करने में, कि कुछ भी नहीं एकदम हलवा है। लेकिन हलवा को याद कैसे होगा, कि इसको थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके सब समझ में आता है। 1 अपॉन जो आर होता है यार, 1 अपॉन आर मुझे सीधे पता है क्या होता है, कंडक्टेंस के इक्वल होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडक्टेंस। एल अपॉन ए, एल लेंथ, एल अपॉन ए जो बेसिकली तो किसके इक्वल होता है, सेल कांस्टेंट के इक्वल होता है। सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, जो कप्पा का फॉर्मुला फाइनली निकल के आता है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, सेल कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला यहाँ पे क्वेश्चन में कई जगह यूज होता है। देखो न्यूमेरिकल में क्या करेगा, तुमसे सेल कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों दे सकते हैं, देखो हर एक जितने भी सेल्स है बेसिकली उन सबका सेल कांस्टेंट निकाल सकते, क्यों, देखो लेंथ दोनों के बीच में फिक्स कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स करती है। यहाँ से मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो सेल कांस्टेंट का तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन, हम देखेंगे भी, डिस्कस करेंगे अभी। कंडक्टेंस अगर मान लो तुम्हें कंडक्टेंस ना देखे, तो अगर तुम्हें सिंपली रेजिस्टेंस दे दिया, क्या रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस को निकाल सकता हूँ, यस और नो। रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस कैसे निकला, सीधे सीधे पता है 1 अपॉन आर करूंगा तो मेरे पास किसके इक्वल, कंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो ये सारे याद रखना टर्म्स। ये अगर मेरे पास रेजिस्टेंस क्वेश्चन में क्यों हो, रेजिस्टेंस अगर मुझे कंडक्टेंस निकालना तो सिंपली 1 अपॉन आर कर, 1 अपॉन आर जो रेजिस्टेंस है उसका जस्ट 1 डिवाइड कर दूंगा, तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, कंडक्टेंस मिलेगा। सेल कांस्टेंट कैसे निकलता है, एल अपॉन ए। तो फाइनली यहाँ पे कप्पा है, कप्पा का फॉर्मा मेरे पास होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अगर कप्पा याद ना रहे तो कटप्पा याद करना, सिंपली उसमें से टी गैप कर देना, बाहुबली वाला कटप्पा। तो सिंपली कप्पा ही क्वेश्चन कितना, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कैसे फॉर्मा ये समझ में गया, डेराइव कैसे है, मैंने ये देखो डेराइव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन देखो फॉर्मुला अगर मान लो एग्जाम में बाई चांस अगर दिमाग से स्लिप हो गया ना, अगर डेरिवेशन आ रहा हो तो फटाफट यहाँ पे कर लोगे। तो कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे कंडक्टेंस देखते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। जो कंडक्टेंस होता है बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, एंड जो मेरे पास कंडक्टिविटी होता है वो सिंपली क्या होता है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा कंडक्टिविटी है उसका डेफिनेशन रियलिटी में क्या है। ऐसे एग्जाम में थोड़ा ना लिखा रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है लिख भी सकते हो, बट एक्चुअल में इसका क्या डेफिनेशन वो देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन है हमारे पास कप्पा का या फिर कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। ये देखो डेफिनेशन ही बहुत घुमाएगा, देखो बहुत कंफ्यूजन कर, कंडक्टिविटी हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम देखोगे तो मोलर कंडक्टिविटी देखोगे वहां पे एकदम घुमा देगा। फिर इसलिए बोला कि डेफिनेशन को ध्यान से देखो, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस, ऑल द लिखना चाहिए, ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml लिखो या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called conductivity, or we can say that specific conductivity। करेक्ट, बेसिकली क्या है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिव जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला है फिर कंडक्टिविटी बोलो, उसका हमारे पास डेफिनेशन क्या है यार, उसका सीधे सीधे डेफिनेशन है हमारे पास। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मींस 1 ml सॉल्यूशन में कितने मेरे पास कंडक्टेंस प्रेजेंट है, बेसिकली उसे वही हमें क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कंडक्टिविटी बेसिकली बोला जाता है। यार नहीं समझ में, मैं आप देखो क्या बोला, देखो डेफिनेशन को क्लियर करो आराम से। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, एक आयंस में बेसिकली कितने मेरे पास कंडक्टेंस प्रेजेंट होंगे उसे ही हम क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस प्रेजेंट होना मतलब रेजिस्टेंस। 1 ml सॉल्यूशन में, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, 1 ml मान लो यहाँ पे कहीं सॉल्यूशन होगा, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली कितना मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोलो कंडक्टेंस बोलो, उसी की हम बेसिकली क्या होता है कंडक्टिविटी बोला जाता है। मतलब यार कंडक्टिविटी का सीधे देखो डेफिनेशन उतना मत जाना, बस समझने की कोशिश करना। कंडक्टिविटी का सीधा सीधा ये मतलब होता है मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितने कंडक्टेंस जो प्रेजेंट होगा सारे आयंस की वजह से, उसे हम क्या होता है कंडक्टिविटी बेसिकली बोला जाता है। दैट्स इट, यही हमारे पास क्या होता है कंडक्टिविटी का यहाँ पे डेफिनेशन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका ऐसा यूनिट, एक बार यूनिट देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कप्पा एंड कप्पा को रिप्रेजेंट किसी किया जाता है, के बनाया मैंने एंड उल्टा ये के के बाद ऐसे थोड़ा सा कर दिया। इसका यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का बेसिकली यूनिट क्या होता है, फटाफट कोई क्यों रिस्पॉन्स है मुझे, मैंने अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है। जो कंडक्टेंस होता था उसका यूनिट क्या होता था, कुछ भी याद नहीं है।
कंडक्टेंस देखो कि किसके इक्वल होता है 1/r रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कितना था मेरे पास सेल कांस्टेंट कितना L/A जो मेरे पास 1/r है। रेजिस्टेंस का बेसिकली यूनिट क्या आता है ओम होता है। तो अगर मैं इसको चलो मैं लिख ही देता हूँ 1/, कैसे यूनिट डेराइव है तो वही बताता हूँ। लेंथ का बेसिकली यहाँ पे मीटर तो हम लेंगे नहीं, तो मीटर नहीं लेंगे तो किस में लेंगे सेंटीमीटर लेना होगा। तो लेंथ का होता है सेंटीमीटर, एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर दो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ओम ऊपर जब आया तो कितना ओम इनवर्स एंड ये सेंटीमीटर जो एक नीचे ये ऐसे था सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से निपट गया बचा कितना 1/सेंटीमीटर। ये ऊपर आया कितना का ओम इनवर्स सेंटीमीटर। पहला तो ये यूनिट हुआ, ठीक है। दूसरा जो यूनिट होता है इसका, पहला ये यूनिट, इसके बहुत सारे यूनिट है। दूसरा जो बेसिकली यहाँ पे यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मऊ सेंटीमीटर इनवर्स MHO। तीसरा जो यूनिट होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह हम यूज करते हैं सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमन की जगह हम एस सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें सीमन के बारे में दिया होगा, उसका जो यूनिट होगा याद रखना। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है किसके यूनिट है, कंडक्टिविटी। सीमन बोल दो तुम, मऊ बोलो, या फिर ओम सेंटीमीटर इनवर्स बोलो। यहाँ पे सॉरी ओम लगाना बोलो, ओम सेंटीमीटर इनवर्स कोई भी बोलो। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट होता है बेसिकली कौन सा, सीमन वाला। इसको याद रखना हमेशा। कंडक्टिविटी बेसिकली तीन हमारे पास यूनिट है, एक तो नॉर्मल यूनिट है, फिर दूसरा मऊ बोलते हैं, तीसरा जो होता है सीमन। सीमन होता है ना वो कई बार क्वेश्चन में देता है, क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं, जो स्टूडेंट सोचता है यार कि चलो यार एग्जाम में तो ओम सेंटीमीटर इनवर्स दिया मैं निकाल दूंगा, लेकिन वो जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें एक नया टर्म दे देगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स से डरना नहीं। सीमन किसका यूनिट होता है बेसिकली कंडक्टिविटी का क्या होता है हमारा यूनिट होता है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो कंडक्टिविटी कैसे यूनिट क्या होता है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यह आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी के बारे में पूरा देख लिया। अब इसका कैसे कुछ टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ सकता है वो हम देखेंगे। फॉर्मुला अच्छे से याद रखना एंड फॉर्मुला कैसे डराइव हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मुला कैसे डराइव हुआ वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेशन आई होप सो समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या था, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, माउ सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर बोल दो तुम ओम सेंटीमीटर क्या होता है इनवर्स होता है। आई होप सो ये तीनों डेफिनेशन तीनों ऐसे यूनिट याद रहेगा तुम्हें। एंड ये जो फॉर्मुला है, फॉर्मुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में हर जगह बेसिकली इसका यूज आने वाला है। ठीक है, अब चलते इसका नेक्स्ट, इसी पे बेसिकली इस पर नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे डिफाइन हुआ, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन हुआ देखो। एक इसके बाद में एक टर्म डिफाइन हुआ, इसका नाम था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होने के पीछे रीजन क्या था इसमें, उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होने के पीछे क्या था, मैं एक रीजन क्या था पीछे बताता हूँ। मोलर, पहले लिख देते हैं इसका टर्म मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होने के पीछे रीजन क्या था, सबसे पहले तो हमें वो समझना है। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होने के पीछे रीजन क्या था। देखो मेरे पास, मान लो मेरे पास क्या है कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है। यहाँ पे किसी मान लो कि 1 ml सॉल्यूशन में बेसिकली कितना मेरे पास कंडक्टेंस प्रेजेंट होगा, वो हमें कौन बोलता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टेंस मतलब प्रेजेंट हो रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट लगा। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया कि मान लो 1 ml सॉल्यूशन उसने लिया, ठीक है। 1 ml सॉल्यूशन में मान लो किसी उसने जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिया, कॉन्सेंट्रेटेड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड लिया सॉल्यूशन कैसा लिया उसने, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया। एंड दूसरा वही सेम उसके बगल में जो स्टूडेंट है उसने क्या कि वही इलेक्ट्रोड्स वाला लिया, 1 ml सॉल्यूशन लिया, एंड उसके सॉल्यूशन के लिए उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया। अब एक बात बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेगा मतलब कम वाटर मीन्स कम अमाउंट में मिलेगा, तो कम अमाउंट में अगर मेरे पास लेगा तो यहाँ पे आयंस भी क्या होगा, कम प्रेजेंट होगा। वहीं अगर मेरे पास डाइल्यूट है, अगर उसने डाइल्यूट लिया 1 ml, भले उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो उसके अंदर क्या होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यार कि जो आयंस है, आयंस बेसिकली किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेटेड पे। अगर मैं ज़्यादा, अगर मैं जो यहाँ पे टर्म लिखा होगा ना, ये टर्म जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो नंबर ऑफ आयंस जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, लिख लेना यहाँ पे एक पॉइंट बना के, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। भैया कॉन्सेंट्रेशन किस टाइप का ले रहे हो, तुम डाइल्यूट लोगे तो बेसिकली बहुत ज़्यादा 1 ml के अंदर बहुत ज़्यादा आयंस मिल जाएगा। वहीं अगर मान लो तुमने कंसंट्रेटेड लिया तो मैं 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कम आयंस मिलेगा। नहीं समझ में। मान लो तुम्हारे पास 1 ml है, 1 ml सॉल्यूशन जैसे तुमने वाटर लिया, उसके अंदर मान लो एक ml जो मान लो सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, डाइल्यूट लिया, और उसके अंदर मान लो कि वाटर मिक्स कर दिया। तो वाटर अगर मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन के अंदर ही बेसिकली अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो उसके अंदर आयंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड वहीं अगर मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो इन दैट केस क्या होगा, वहाँ पे आयंस क्या होगा, 1 ml सॉल्यूशन में कम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आयंस प्रेजेंट होगा 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। अब कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, इसी को डिफाइन करने के लिए हमने एक मोलर कंडक्टिविटी टर्म्स लिया है। ओहो नहीं समझ में आया क्या चाह रहा है। मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि 1 ml सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्लीज मगा मत करो। 1 ml सॉल्यूशन में जो भी मेरे पास आयंस प्रेजेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यार कंसंट्रेशन मेरा डाइल्यूट होगा तो बेसिकली बहुत ज़्यादा आयंस होगा 1 ml सॉल्यूशन के अंदर। वहीं अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, मीन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, इन दैट केस क्या होगा, आयंस क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि जो पानी हमने बहुत कम लिया। यार कंसंट्रेटेड का सीधा सीधा मतलब होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा सॉल्यूट रियलिटी में क्या होता है, वाटर कम होना एंड डाइल्यूट मतलब होता है वाटर ज़्यादा होना। ये हमें पॉइंट क्लियर है। वाटर कम होना और वाटर ज़्यादा होने का मतलब क्या, केमिस्ट्री के टर्म्स में डिफाइन करो तो वाटर कंसंट्रेटेड का मतलब जो हमारा सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किससे, सॉल्वेंट से।
एंड वही अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है प्रेजेंट किसी कंपैरिजन में सॉल्यूट से। जैसे तुम्हारा नमक पानी है, जैसे नींबू पानी है लेटेस्ट से, तो जो पानी वाटर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट हो, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। और जो तुम्हारा नींबू का मीन्स जो, तो वो बेसिकली क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कम अमाउंट में। तो वही हमारे पास यहाँ पे हो रहा है कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन ले, अगर तुम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो क्या होगा, अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, तो 1 ml के अंदर बहुत सारे आयंस मिल जाएगा। वहीं अगर तुम कंसंट्रेटेड लेते हो तो अमाउंट के वो कम होगा 1 ml में, इसकी वजह से क्या होगा, जो आयंस होगा वो एक कंसंट्रेटेड के अंदर कम मिलेगा। यही सब यहाँ तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट होगा डायरेक्टली किस पर डिपेंड करे, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। अब इसी को डिफाइन करके हम समझे मोलर कंडक्टिविटी टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया। तो मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, कंडक्टेंस ऑफ आयंस। इसका डेफिनेशन यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन टाइप का, कंडक्टेंस ड्यू टू, चलो ड्यू टू लिख दे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट of electrolytes which contains 1 mole of electrolyte। यहाँ पे इसका क्या नाम है, डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बहुत, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन अजीब बना है, कंडक्टिविटी का भी यहाँ पे तो डेफिनेशन अजीब हुआ, लेकिन तुम्हें स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद होना चाहिए, नहीं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है स्टेट मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या करोगे, स्टेट का ऐसे बोल देगा स्टेट, मेरे पास पूछ देगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्टेट डिफाइंड कंडक्टिविटी, इस टाइप का डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ, रियलिटी मजाक नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि भैया बताओ डिफाइन करो मोलर कंडक्टिविटी क्या, तो तुम्हें यहाँ से लेके पूरा डेफिनेशन एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जितने भी अभी टर्म्स देख रहे हैं ना सबका तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से मतलब कि फिट होना चाहिए दिमाग में, कि अगर कोई रात को नींद में उठाएगा बोलेगा अच्छा ये बता मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो अपने लैंग्वेज तो ठीक है तो बता पाओगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी क्या होना पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस of that volume of electrolytes which contains 1 mole of electrolytes। यार ये बहुत अजीबोगरीब डेफिनेशन है, बोलना क्या चाह रहा है ये। लाइन के अंदर अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसका सीधे सीधे एक लाइन का ये मतलब है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि हमने बहुत सारा सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना बेसिकली मेरे पास कंडक्टेंस प्रेजेंट है सारे आयंस की वजह से, उसे हम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मान लो पूरा सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, भरा हुआ है। अब ये मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 ml, मान लो कि यहाँ पे 1 ml मेरे पास हो रहा है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली सारे आयंस के जितने भी आयंस है 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके वजह से ml के अंदर प्रेजेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, मोलर कनेक्टिविटी को डिफाइन करेगा। नहीं समझ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये बेसिकली हमारा डायग्राम बना, ठीक है, डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे ये मान लो कि ये पूरा मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, और 1 ml सॉल्यूशन मान लो कहीं यहाँ पे मेरे पास 1 ml सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है इसमें 1 ml सॉल्यूशन हो रहा है। अब तो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन क्या होता है, बोलता है 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट है उससे कितने आयंस मेरे पास प्रेजेंट होगा 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को बोला जाता है। बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एकदम अजीबोगरीब लैंग्वेज, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिखना इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मेरे पास आयंस है उसे कितना कंसंट्रेशन उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेशन बोला फिर आयंस बोलो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो अपने लैंग्वेज में लिखना, ये डेफिनेशन तो देखो तुम्हें मगअप करना ही पड़ेगा, याद करोगे फिर तुम जैसे करो डेफिनेशन तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, सीरियसली मजाक नहीं करा, डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली तुमसे पूछ सकता है, इसलिए ठीक है आगे भी देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इसलिए लोग इसको डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, इसका अपना मीनिंग क्या है अपने लैंग्वेज में लिख लो, अगर कभी दोबारा पढ़ो तो इसे याद रखें। 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस है उसका आयंस 1 ml सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है उसे मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है, लेकिन याद है 1 ml, तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वहाँ पे आयंस है उसके 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास वाटर है, एक ग्लास वाटर के अंदर तुमने नींबू पानी में लेटे से यहाँ पे सॉल्ट डाला, फिर मान लो कि यहाँ पे
लेटर से शुगर डाला, फिर यहाँ पे तुमने लेमन डाला। अब ये देखना 1 ml जो तुम यहाँ पे सॉल्यूशन 1 ml तुम निकाल लो इसे। अब ये देखो 1 ml के अंदर बेसिकली कितना मेरे पास शुगर है, कितना बेसिकली मेरे पास लेमन होगा, कितना बेसिकली मेरे पास सॉल्ट होगा, वही उसे ही हम क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। मतलब यार यहाँ पे सीधे सीधी है 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस है उससे कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट है या फिर आयंस प्रेजेंट है 1 ml के अंदर, उसे हम बेसिकली क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी को उसे मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। नहीं समझ में? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नींबू पानी। फॉर एग्जाम्पल तुम 1 गिलास नींबू पानी बनाए, उसमें से तुम 1 ml नींबू पानी को बाहर बुला, तुम मुझसे पूछो भैया तेरे अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, उसने बोला एक तो मेरे सॉल्ट प्रेजेंट है, एक तो मेरे पास लेमन प्रेजेंट है, और तीसरा मेरे पास शुगर प्रेजेंट है। अब मैंने बोला 1 ml के अंदर कितना सॉल्ट होगा, कितना लेमन होगा, कितना शुगर के आयंस प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। सबसे आसान तरीका होता है समझने के लिए। वैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा दिया, स्टैंडर्ड भी लिखा दिया, अपने लैंग्वेज में बता दिया, तो पता होना चाहिए। अब ये देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। रिप्रेजेंटेड बाय पहाड़, माउंटेन बना दो, ये माउंटेन हमने बना दिया, इसके आगे एम लिख दो, दैट्स इट। ये हमें कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, मोलर कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर होता है। ये सिंपली माउंटेन बना दिया एंड नीचे लिख दो ये एम लगा दो, सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है मोलर कनेक्टिविटी को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर होता है, ये पॉइंट कर रहा है। अब मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है कप्पा टोटो, ये बेसिकली कप्पा इनटू वॉल्यूम। अगर तुम सिंपली के भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देना जिससे लगे एग्जामिनर को ठीक है हाँ कप्पा इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा किसका लेना है, 1 ml। वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है, 1 ml में हमेशा लेना मुझे 1 ml में। यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम विच कंटेन 1 ml के अंदर बेसिकली कितने आयंस प्रेजेंट है, बाकी जितने भी आयंस है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल या फिर ml भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स 1 मोल के अंदर बेसिकली कितने, मान लो जैसे तुमने नींबू पानी में उसके अंदर एक ml निकाला, फिर 1 मोल तुम निकालते हो, उसके अंदर बेसिकली कितने आयंस प्रेजेंट होगा, शुगर सॉल्ट, और बेसिकली यहाँ पे मान लो शुगर सॉल्ट हो गया, देन मेरे पास हो गया लेमन, उसे बेसिकली क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे ये फॉर्म आता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा किसका लेना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 2 चीज ले लेना, हमेशा मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेना। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मुला मेरे पास होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये पॉइंट करके। अब कई बार ना क्वेश्चन में मोलारिटी तुम्हें दे देगा, वॉल्यूम ना देके तुम्हें क्वेश्चन में मोलारिटी दे देता है, तो मैं उसको एक बार डेराइव कर दूँ या फिर डायरेक्ट फॉर्मुला लिख दूँ, क्योंकि मोलैरिटी टर्म तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो एग्जाम में, कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर मोल कंसेप्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे मोलैरिटी नॉर्मलिटी ये टर्म सुना होगा, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा यूज होता है कि क्वेश्चन में कई बार हमें, देखो मैं डायरेक्टली तो दे सकता हूँ, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में वॉल्यूम ना देके मोलैरिटी अगर तुम्हें दे दिया, इन दैट केस कैसे उसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ये फॉर्मुला मैं ड्राइव करूँ या फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ फॉर्मुला। चलो ड्राइव कर देता हूँ। इफ इन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम if molarity is given then the formula for या फिर ऑफ कोई भी कुछ भी लिखो, then the formula for molar conductivity is क्या होता है, देखो तो मोलैरिटी होता है ना, मोलैरिटी हमें सिंपली ये बोलता है, याद रखना हमेशा, मोलैरिटी हमें बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला कितने मोल्स मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं मोलैरिटी को हम सीधे से डिफाइन करते हैं। याद रखना कितने मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली मेरे पास एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी को सीधे से डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या होता है मोलैरिटी बोला जाता है। मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली मेरे पास, जरूर नहीं कि 1 लीटर। सीधे सीधे अगर मोलैरिटी को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलैरिटी को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो सीधे सीधे देखना नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेसिकली उस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होगा, वही क्या होगा मेरे पास मोलैरिटी को डिफाइन करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये कुछ टर्म्स याद करना क्योंकि सॉल्यूशन में भी दोबारा हम पढ़ने वाले सारे टर्म, तो वहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लेते रहना। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए, इज कॉल्ड मोलैरिटी। कुछ भी नहीं, बस एक नाम है मोलैरिटी का, इसे देख के डरना नहीं चाहिए क्या रॉकेट साइंस है क्या मोलैरिटी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम बस नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें सिंपली क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी वॉल्यूम के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं मोलैरिटी बोला जाता है। इसका फॉर्मुला मेरे पास होता है मोलैरिटी का, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड, देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट का मतलब क्या, डिवाइड पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में होना चाहिए। हमेशा कहता है मोलैरिटी को यहाँ पे डिफाइन करा होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है जो मोल्स होगा, मोल्स हमें यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम किस में लेना है, मेरे पास 1 मोल होगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू हमेशा मुझे 1 लेना है। मैं फॉर्मुला को डेराइव कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में कभी भी वॉल्यूम अगर मेरे पास 1 मोल की जगह मुझे मोलैरिटी उसने दे दिया, इन दैट केस हम कैसे उसको यूज करेंगे वो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें पता है जो मोल्स होगा यहाँ पे, मोल्स मेरे पास 1 मोल होने वाला, क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी पहली बात वो यहाँ पे बात ही कहाँ पे करता है, जहाँ पे 1 मोल होगा वहीं पे मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होता है। बाकी अगर मान लो 4 मोल हो गया, तुमने क्वेश्चन में 4 मोल दी थी, क्या वहाँ पे डिफाइन होगा, नहीं।
मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमेशा 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना गया 1, तो सिंपली मोलैरिटी को तुम क्या लिख सकते हो 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई इसको अगर मैं करूँ, अगर लेटेस्ट से निकालना हो तो वॉल्यूम किस में लीटर में है, तो अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना तो सिंपली वॉल्यूम निकालने के लिए कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1/मोलैरिटी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम हमेशा हमें क्वेश्चन में कैसे लेना है, एमएल में लेना है, वो किस में एमएल में मुझे गिवन है। अब लेकिन यहाँ पे जो हम वॉल्यूम लेते हो सेंटीमीटर क्यूब या फिर हमें किस में सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, तो अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लेना है तो कैसे निकालूंगा, कुछ मत करो, वॉल्यूम जो लीटर में गिवन उसको क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से फाइनली वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 1/m इंटू कितना हो गया 1000, तो मेरे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब कितना 1/m इंटू 1000 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम की जगह रिप्लेस कर दो, तो मेरे पास मोलैरिटी यहाँ से डिफाइन हो गया, मेरे पास मोलैरिटी यहाँ से आ गया, मेरे पास कितना था कप्पा तो एज इट इज़ रहा, एक सेकंड, कप्पा तो मेरे पास एज इट इज़ रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम किस में लेना है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, उसका फॉर्मा क्या निकलेगा 1/m इंटू 1000, तो 1/m इंटू 1000, तो इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो सिंपली क्या होगा मोलैरिटी का निकल के कितना आ गया कप्पा, ओहो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, दैट्स इट। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो सिंपली इस फॉर्मुला को देख लो, बस याद कर लो। अगर मोलैरिटी अगर कभी भी गिवन हो तो सिंपली मुझे ये फॉर्मुला याद करना, कैसे डेरिवेशन किया एक बार इसको देख लेना, एक बार कोशिश करना प्लीज को समझने का, अगर नहीं समझ में तब तो ये फॉर्मुला डायरेक्टली याद करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट कोशिश करना एक बार समझने का, समझ में नहीं फिर एक बार इन्फॉर्म करना, एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे, बट कोशिश करना इसको कैसे डरेगा एक बार देखने का। तो अगर यहाँ पे एम क्या इंडिकेट करें मोलैरिटी, मोलैरिटी, और मोलैरिटी को निकाला कैसे जाता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स जितने गिवन हो और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, वही क्या देता है मोलैरिटी को दिया जाता है। तो अगर मान लो मेरे पास मोलैरिटी वॉल्यूम ना देखे, जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है क्वेश्चन में, अगर मुझे अभी देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में मान लो अगर मुझे मोलैरिटी सॉरी वॉल्यूम ना देखे, सिंपल वॉल्यूम ना देखे, सिंपली अगर मुझे मोलैरिटी दे दिए तो मोलैरिटी से मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी निकलूंगा, वो पॉइंट क्लियर किया। तो आई होप से समझ में आएगा। अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में मोलैरिटी अगर गिवन वॉल्यूम की जगह, तो फॉर्मुला में कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मुला यूज करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हमें पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में बहुत सारा यहाँ पे यूज करने वाले न्यूमेरिकल में। अब चलते हैं इस पर, तो ये यहाँ पे एक तरीके से हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया कि मेरे पास फॉर्मुला क्या होता है कप्पा इंटू बेसिकली वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम की जगह मोलैरिटी अगर गिवन हो तो सिंपली मैं ये वाला फॉर्मुला क्या करूंगा यूज करूँ, कैसे हमारे पास ये फॉर्मुला, आई होप सो क्लियर हो गया वो पॉइंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट एक बार इसका यूनिट बता दो फटाफट क्या होगा। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो यूनिट कैसे निकलेगा, कप्पा का यूनिट क्या होता है फटाफट बताओ। कप्पा का यूनिट अगर हमें बेसिकली कौन सा यूनिट करना, सीमन जो होता है ना, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है, मोस्टली हम उसी यूनिट को यूज करें, याद रखना सीमन को शॉर्ट फॉर्म एस से इंडिकेट, सीमन सेंटीमीटर जो इनवर्स है, मोस्टली हम इसी यूनिट के बारे में डिस्कस करोगे। ये यहाँ पे एग्जाम में जाकर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एस क्या इंडिकेट करें, एस तो यार मैंने कोई यूनिट ही नहीं पढ़ा, एस इंडिकेट फॉर सीमन, एस इंडिकेट फॉर सीमन। तो इसका अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट कितना होगा, देखो कप्पा का यूनिट हमने अभी देखे जाते कितना था, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स आया था, ये पॉइंट क्लियर, ये तो 1000 ही तो कुछ नहीं गया भाड़ में। ये मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट बेसिकली वॉल्यूम होता है। अच्छे तरीके से कितना हो गया सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर तो मोल्स का बेसिकली यूनिट क्या होता है, मोल्स का तो एज इट इज रहा मोल, वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सिंपली इसको कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब होता है बेसिकली यहाँ पे हमारा, बेसिकली टर्म में क्या होगा ऊपर जाएगा, अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय कितना हो गया मोल, ये मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है A/B/C अगर गिवन होती है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कितना हो गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब सिंपली अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, ध्यान से देखना, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे पास मोल। तो दो अगर सेम बेस अगर मेरे पास दो सेम चीज़ अगर कभी मेरे पास प्रेजेंट हो, उसका पावर क्या होता है बेसिकली एडअप होता है, तो कितना हो गया सीमन सेंटीमीटर -1 प्लस कितना हो गया 3 डिवाइड बाय कितना गिवन है मोल। तो इसका फाइनली मेरे पास यूनिट कितना होना सीमन सेंटीमीटर, -1 में से +3 ये कितना हो गया, खुद से करना चाहिए बट मैं फिर भी बता रहा हूँ 2, और मोल को जब मैं ऊपर भेजूंगा कितना हो गया मोल इनवर्स। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट कितना होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का ऐसे यूनिट होता है, कैसे यूनिट है, आई होप से क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में देख लिया कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास कप्पा इंटू वॉल्यूम नहीं गिवन हो तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, यूनिट कितना होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्या बोल रहा है एंड उसका हमारे पास मीनिंग क्या है, ये पॉइंट में क्लियर। देखो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है डिफाइंड मोलर कंडक्टिविटी, डिफाइंड अभी देखना एक नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो आने वाला है, उसका नाम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसका हम देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डिफाइन करो ये टर्म क्या होगा, डिफाइन करो ये टर्म क्या होगा, इसलिए बोला कि एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब इसका न्यूमेरिकल देखना कैसे हम यूज करेंगे, तो याद रखना कप्पा किसके इक्वल होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, याद रखना ये सारा पॉइंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारा कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। हमने मोलर कंडक्टिविटी जो हमारा कप्पा था उसको, देन बेसिकली हम देखना अभी जो टर्म पर इक्विवेलेंट, इन सबको तीनों कंबाइन करके क्या मस्त क्वेश्चन बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लास्ट जो हमारा टर्म यहाँ पे एक डिफाइन हुआ उसका नाम था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी, ये लास्ट टर्म है बेसिकली। इसका तो हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का तो हम देखेंगे अपना कोलरोसोव्स लॉ, देन यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होगा, फिनिश बाइंड अप हो जाएगा। तो ये मोलर या भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन था कंडक्टेंस सेम एज इट इज बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की जैसे डेफिनेशन, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions of all the ions conductance due to all the ions present in that volume of solution which contains 1 ग्राम, शॉर्ट फॉर्म ग्राम को जी चल जी पूरा लिख दो, 1 ग्राम GM लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये स्टैंडर्ड इसका डेफिनेशन है जो याद होना ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है डिफाइन इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। तो कैसे इसको बताओगे जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या, जैसे मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी था एज इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों सेम टर्म है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या अगर थोड़ा सा मतलब 0.1 का यहाँ पे 0.1% का दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बेसिकली देखना ध्यान से, परसेंट क्या डिफरेंस वो देखना है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी हमें क्या बोला होता है, 1 ml के अंदर बेसिकली जितने भी आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, वो 1 ml के अंदर कितने मेरे पास यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होगा उन सब सारे सॉल्यूशन का, वो हमें कौन बताता है, मोलर कंडक्टिविटी बताता है। यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ पे डिफरेंस बस क्या होगा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो है, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे भी वही होगा कि 1 ml के अंदर बेसिकली कितने मेरे पास आयंस प्रेजेंट होगा, उससे हम क्या होंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होंगे। लेकिन यहाँ पे 1 ml ना बोल के सिंपली क्या हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर बेसिकली कितने मेरे पास आयंस बेसिकली प्रेजेंट होगा जिस सारे कंपाउंड्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर जितने भी कंपाउंड्स वहां पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उससे कितने आयंस प्रेजेंट होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। दैट्स इट। मतलब कि जैसे अपने नींबू पानी अगेन एग्जांपल, हमने एक ग्लास भर के एक पूरा नींबू पानी बनाया, इसके अंदर से मान लो कि एक ग्राम इक्विवेलेंट तुम निकाल लो, मीन छोटा सा अमाउंट यहाँ पे निकालो। जैसे तुम 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकालोगे तो सिंपली क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तुम पूछोगे कि तेरे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, वो मुझे सिंपल सा जवाब देगा, मेरे अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, मेरे अंदर मान लो लेमन प्रेजेंट है, मेरे अंदर मान लो शुगर प्रेजेंट है, या फिर और भी अगर तुम नींबू पानी में कुछ आयंस प्रेजेंट करना हो। अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या बोलेगा, तेरे जितने भी आयंस 1 ml के अंदर जो प्रेजेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर जितने भी तुम्हारे आयंस प्रेजेंट है, शुगर, लेमन एंड जो सॉल्ट है, उसे बेसिकली हम क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। दैट्स इट। मोलर कंडक्टिविटी क्या था, मोलर कंडक्टिविटी हमें ये बोलता है 1 ml के अंदर, वहां पे 1 ml की बात हो रहा था, एंड यहाँ पे हमें क्या होगा, 1 ग्राम के अंदर बात हो रहा है। 1 ग्राम के अंदर बेसिकली जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसके जितने भी आयंस मान लो 1 ml के अंदर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाएगा। तो इसका अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर सॉल्यूशन के कितने आयंस प्रेजेंट है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। दैट्स इट। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर जितने भी कंपाउंड है, उसके कितने आयंस वहां पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या था कि 1 ml के, वहां पे 1 ml की बात हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर बात करो। दैट्स इट। दोनों में बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, वहां पे 1 ml था, यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम के अंदर बात की जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास वही सेम एज इट इज है मोलर कंडक्टिविटी की, जैसे माउंटेन बनाओ एंड यहाँ पे जस्ट थोड़ा एक डिफरेंस करना है, यहाँ पे ई लगा दो, यही हमें कौन इंडिकेट करोगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करोगे। इसका फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मुला होता है मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, वो मेरे पास होता है कप्पा, वो एज इट इज यहाँ पे सेम कप्पा इनटू वॉल्यूम, सेम एज इट इज मोलर कंडक्टिविटी की तरह। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास 1 मोल की बात हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, volume which contains 1 gram equivalent ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर बेसिकली कितने आयंस मेरे पास उस कंपाउंड का प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो यहाँ पे कप्पा इंटू वॉल्यूम क्या है, बेसिकली 1 ग्राम के अंदर बेसिकली उस कंपाउंड का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर उस कंपाउंड का कितने आयंस मेरे पास प्रेजेंट होगा, उसे हम वो यहाँ पे हमें वॉल्यूम को यहाँ पे इंडिकेट करा है। ये ई हमें यहाँ पे क्या इंडिकेट करा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, ये हमें इंडिकेट करा है इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म में कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे भी सेम है, अगर मान लो वॉल्यूम मेरे पास ग्राम में ना देखे, अगर मान लो जो वॉल्यूम है मेरे पास, जो
जैसे वहाँ पे हमें देखा था कि वॉल्यूम मेरे पास वॉल्यूम ना देखे अगर मुझे मोलैरिटी दे दे तो क्या फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000/m। सेम एज इट इज यहाँ पे होता है कि हमें वॉल्यूम ना देखे अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दे दे, इन दैट केस हम उसको कैसे सॉल्व करें वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे वही सेम कहानी मैं लिख रहा हूँ। देखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सेम होता है। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है बस फर्क यहाँ पे इतना रहता है, वहाँ पे एमएल की बात हो रहा था, यहाँ पे क्या ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहा था। बाकी दैट्स इट, बाकी सब कुछ क्या होता है हमारे पास सेम होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम की जगह अगर मुझे नॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाए, इन दैट केस बेसिकली मैं क्या करूँगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ठीक है मैं पूरा लिख देता हूँ। जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था कि वॉल्यूम अगर मान लो वॉल्यूम की जगह जो अगर मुझे मोलैरिटी अगर प्रेजेंट हो, इन दैट केस क्या फॉर्मूला था सेम यहाँ पे क्या होगा ग्राम की जगह, सॉरी यहाँ पे जो वॉल्यूम है अगर यहाँ पे वॉल्यूम कैसे होगा ग्राम में होगा। देखो मोलैरिटी में क्या मोलर कंडक्टिविटी एंड मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा 1 ml के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस करें, बाकी सब कुछ क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट सेम इफ वॉल्यूम जो हमारा फॉर्मूला था, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, लैंग्वेज उल्टा बना दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम इफ नॉर्मलिटी इज, नॉर्मलिटी क्या होता है एक टर्म होता है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी हो गया नॉर्मलिटी हो गई, सब ये सब टर्म होते हैं कंसंट्रेशन। जैसे हम देख रहे हैं ना अभी मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं, टर्म है किसका कंसंट्रेशन का, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने देखा, ये सारे टर्म्स होता है कंसंट्रेशन का। इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम इफ नॉर्मलिटी इज गिवन इन क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, देन द फॉर्मूला इज, मैं पूरा डेराइव कर रहा हूँ एक बार, देन द फॉर्म सेम एज इट जो हमने फॉर्मूला वहाँ पे डेराइव किया यहाँ पे भी अगेन वही होगा। देन द फॉर्मूला इज, पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता क्या है, सबसे पहले मुझे मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास प्रेजेंट है किसी भी वॉल्यूम के अंदर, वो क्या होता है मोलैरिटी होता है। यहाँ पे जस्ट, और वहाँ पे वॉल्यूम कैसा होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, उसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता है। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे ग्राम मोल्स ना बोलते ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात किया जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, अरे यार स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी मिस्टेक करो, नॉर्मलिटी को डिफाइन किया जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए एमएल के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर एमएल। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास आता है, नॉर्मलिटी को हम बेसिकली एन से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला मेरे पास आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए एमएल में होना चाहिए। तो हमें एक बात पता है जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस में, उसका वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि हम 1 मोल के बारे में डिस्कस, देखो 1 ग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन है 1 ग्राम, मीन हमें 1 ग्राम के बारे में डिस्कस करना होगा कि 1 ग्राम के अंदर बेसिकली जो भी कंपाउंड है उसके कितने मेरे पास आयंस क्या होगा 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा, कौन बता रहा होगा हमें, नंबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 1, डेफिनेशन में गिवन है 1 ग्राम के बारे में बात करें हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उसका हमें वैल्यू क्या गिवन है 1। तो सिंपली एन नॉर्मलिटी कितना हो गया 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए मेरे पास एमएल के अंदर होना चाहिए, ये क्लियर पॉइंट। अगर मैं लिखना चाहूँगा तो सिंपली इसको अगर नीचे यहाँ पे दो वॉल्यूम इन एमएल कितना हो गया 1 अपॉन नॉर्मलिटी के इक्वल हो गया हमारे पास। अब मुझे वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा किस में लेना है, जो हमारे न्यूमेरिकल इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा लेना है। तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में लेना चाहूँगा तो सिंपली क्या करूँगा 1000 से बेसिकली मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1000 इंटू कितना हो गया 1 अपॉन नॉर्मलिटी, फॉर्मूला आ गया मेरे पास, दैट्स इट। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो मेरे पास आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो कितना हो गया कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन, दैट्स इट फॉर्मूला। एंड एन यहाँ पे क्या इंडिकेट करें नॉर्मलिटी, एंड नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम किस में होना चाहिए एमएल में होना चाहिए, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मूला या तो यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टिविटी और मेरे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का फॉर्मूला देखो सेम होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय वहाँ पे एम था, यहाँ पे क्या हो रहा है मीन्स माइनर 0.1 का डिफरेंस है। मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम एमएल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हमें डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या डेफिनेशन होता है, नॉर्मलिटी का क्या डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि इसके ये टर्म्स है ना हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा सॉल्यूशन उसके अंदर हम डिस्कस करने वाला है बिल्कुल। तो इसलिए बोलो कि अच्छे से एक बार ये सारा टर्म्स वहाँ पे अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे मुझे उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी क्या होता है इस पॉइंट क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया कि अगर मेरे पास नॉर्मलिटी कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला सुना कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन। अगर मेरे पास क्वेश्चन में अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की जगह मुझे मोलैरिटी अगर गिवन हो तो क्या सुनो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो एक तरीके से डेरिवेशन था। अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड समझो, अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली क्या करो फॉर्मूला याद करो काम हो जाएगा, बट कोशिश करना इसको एक बार समझेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने पूरा यहाँ पे जितने भी
जनरल टर्म्स हो सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर जितने भी टर्म्स होते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। अब हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमें यहाँ पे अब देखना है। पढ़ा उसको आप देखें न्यूमेरिकल पार्ट में कैसे बेसिकली इसको यूज किया जाता है, कैसे किस टाइप का हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मुझको यूनिट बता दो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। जैसे मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बताता कितना आता है, फटाफट बताओ। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट कितना आता है, फटाफट बताओ। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। सेम यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रो क्या बोला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी हमारे पास यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है, फटाफट बताओ। इसका यूनिट होता है बेसिकली, मैं डायरेक्टली लिख दूँ या फिर पूरा डायरेक्ट करूँ, ठीक है। मैं पूरा डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका जो यूनिट होता है मेरे पास कैसे निकलेगा, जो कप्पा होता है, कप्पा का यूनिट कहता है, हम देखो मोस्टली मैं ऑलरेडी बस डिस्कस कर चुका हूँ। यूनिट हमेशा सीमन में, मोस्ट ऑफ केस जो क्वेश्चन आता है ना वो सीमन के अंदर हमें इसका यूनिट गिवन होता है। तो इसका यूनिट होता है, कप्पा का यूनिट होता है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स होता था। मल्टीप्लाई 1000 तो करोगे नहीं, कोई 1000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मा क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का बेसिकली लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया सीमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये मेरे पास इसका मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, सीमन सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो कितना हो गया, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सीमन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोला, या फिर तुम इक्विवेलेंट भी डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो दो अगर सेम बेस अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, उसका क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, दो अगर सेम बेस है इन दैट केस क्या होता है, उसका पावर बेसिकली ऐड होता है। तो कितना हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स प्लस कितना हो गया 3, यहाँ से कितना सेंटीमीटर की पावर कितना हो गया 2। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास यूनिट हो जाता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इक्विवेलेंट को जब तुम ऊपर भेजोगे तो कितना, इक्विवेलेंट पूरा लिख दो, इक्विवेलेंट इनवर्स। तुम यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आई होप सो ये यूनिट क्लियर हो गया पॉइंट। मोलर कंडक्टिविटी का जो मैंने यूनिट बताया वो, और इसमें क्या डिफरेंस है देखो, वहाँ पे मोल इनवर्स था, यहाँ पे क्या इनवर्स है, इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट था। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हमने बेसिकली यहाँ पे यूनिट देख लिया, हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पे जो मैंने लैंग्वेज जो लिखा है भी, जो इसका डेफिनेशन है अपने लैंग्वेज तो ठीक है समझ में आना चाहिए, बट जो इसका डेफिनेशन है वो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। तो मैं स्टेट ऐसे लिख देगा, स्टेट का मतलब होता है डिफाइन। हमेशा देखना स्टेट अगर गिवन हो ना क्वेश्चन में कि स्टेट फलाना स्टेट मान लो मोलर कंडक्टिविटी, स्टेट का मतलब होता है डिफाइन करना। तो स्टेट मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता है, स्टेट मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अब हम देखते हैं ये, अब इसका न्यूमेरिकल भी बेसिकली बन सकता है। अब इन सारे जो भी हमने फॉर्मुला, अभी 3 फॉर्मुला हम देखा। एक तो हमने कौन कौन से फॉर्मुला देखा, इस फॉर्मुले को अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मुला अभी तक देखा। एक तो सबसे पहले हमने देखा कप्पा का, कप्पा जो होता है, जो कप्पा था उसका फॉर्मुला क्या था बताओ, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस किसकी इक्वल होता है 1/r, सेल कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है L/A। पहला तो फॉर्मुला ये था। दूसरा फॉर्मुला देखा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मुला क्या था मेरे पास, कप्पा इनटू वॉल्यूम। अगर और इसमें हम एक और फॉर्मुला देखा, अगर वॉल्यूम मेरे पास मोलैरिटी के टर्म्स में गिनो तो इन दैट केस क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। अब हमने देखा एक तीसरा जो फॉर्मुला हम देखा वो था इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मुला बेसिकली क्या होता था, कप्पा इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम जो था मोल में, मीन्स यहाँ पे इक्विवेलेंट में था, यहाँ पे मोल में था। इसका अगर वॉल्यूम अगर मुझे नॉर्मलिटी के अंदर प्रेजेंट होगा इन दैट केस फॉर्मुला क्या था, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एन। यूनिट क्या था याद ही होगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड यहाँ पे इसका यूनिट क्या था, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स था। ये पॉइंट करें तो यहाँ पे हमने ये तीनों फॉर्मुला जो देखा, इन तीनों फॉर्मुला का यूज करके देखना किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन फॉर .01 बोल सकते हैं, वैसे 0 बोलते नहीं, पॉइंट बोलते हैं हमेशा। अगर मान लो 0.8 लिखा तो हम बोलते हैं 0.8। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 0 नहीं बोलते, बट फिर भी हमें हैबिट हो चुका है। तो 0.01 एन क्या गिवन है, एन खुद से सोचना, NaCl सॉल्यूशन फॉर 0.01 NaCl सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस इज लेट अस से 200 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या क्वेश्चन बना, फॉर 0.01 NaCl सॉल्यूशन रेजिस्टेंस इज 200 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट इज इफ सेल कांस्टेंट इज, क्वेश्चन में तुम्हें सेल कांस्टेंट जनरली हमें गिवन नहीं होता है। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, तुम्हें सेल कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है यूनिटी, कैलकुलेट द पूरा लिखो या फिर शॉर्टकट में लिख दूँ,
क्या है ये, खुद से सोचो एक बार, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना एंड खुद से एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके सोच लेगा। क्वेश्चन क्या, फॉर 0.01 ये एन क्या इंडिकेट करे, पहले बात तो मुझे यही समझ में नहीं है, 0.01 एन, ये एन इंडिकेट कर रहा है, एन इंडिकेट कर रहा है नॉर्मेलिटी को, याद रखना एन इंडिकेट कर रहा है किसको, नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी को, ये पॉइंट क्लियर। मी 0.01 NaCl है, जिसका NaCl जो है वो उसका रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मुझे गिवन है, 200 ओम मुझे गिवन है, एंड कितना टेम्परेचर पर रखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, यार ये लाइन तो मुझे पल्ले नहीं पड़ा कि सेल कांस्टेंट इज यूनिटी का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे तुझे ये बोला जा रहा है तेरे पास जो सेल कांस्टेंट है, जो तुम्हारे पास जो सेल कांस्टेंट है उसका तुम्हें वैल्यू कितना गिवन है, 1। यूनिटी मतलब होता है 1, यूनिटी एकता नहीं यार, वो अलग बात हो गया, और यहाँ पे अलग बात है, यूनिटी मतलब 1। कहीं पर क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ ए इज यूनिटी, मतलब समझ जाए ना 1, यूनिटी हमें किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को, वो एकता वाला यूनिटी नहीं, यूनिटी का मतलब होता है 1। तो मतलब सेल कांस्टेंट का वैल्यू मुझे कितना गिवन है, 1 गिवन है। मेरे से पूछ कर रहा है ये, यार इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास पूछा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेरे से पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की मेरे से पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इनटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन वॉल्यूम ना देखे, क्वेश्चन में कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है, तो लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जो वॉल्यूम है, सबसे पहले तुम्हें चेक करना, कभी क्वेश्चन निकालना हो, मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो या फिर तुम्हें या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना हो, सबसे पहले चेक करना वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम गिवन हो या फिर मोलैरिटी या फिर नॉर्मलिटी गिवन हो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या गिवन होता है, नॉर्मलिटी। तो क्वेश्चन में देखो तुम्हें नॉर्मलिटी गिवन है 0.001 नॉर्मलिटी तुम्हें यहाँ पे मीन्स ये वाला फॉर्मुला यूज होगा नहीं, फॉर्मुला कौन सा यूज होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। तुम्हें नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना गिवन है, 0.001। अरे यार कप्पा तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, कप्पा में कैसे निकालो, जो तो कप्पा निकालने का सिंपली फॉर्मुला होता है, कप्पा निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होता है, याद करो, कंडक्टेंस, कप्पा निकालने का फॉर्मुला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब कंडक्टेंस, अब यार कंडक्टेंस भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना गिवन तुम्हें 1। अब रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है 1 अपॉन कितना 200, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है 200। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन 200। अरे यार सॉरी, तो यहाँ से कप्पा का जो मेरे पास वैल्यू आ कितना आ गया 1 अपॉन 200। सिंपली जाओ और फॉर्मुले के अंदर पुट कर दो, तो फाइनली मेरे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आया कितना है, कप्पा की जगह लिखा 1 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कितना मुझे गिवन है 0.001, 0.001। इसको सब सॉल्व करोगे तो फाइनली मेरे पास, अब वही काटा कुटी है, 2 0 से 2 0 निपट गया, ये बेसिकली गया कितना 5 जा, तो ये फाइनली मेरे पास बचा 5 डिवाइड बाय 0.01 को अगर तुम लिखना चाहो तो सिंपली 10 के फॉर्म में, अगर मैं बेस के फॉर्म में लिखना चाहूँ कितना लिखो, ऐसे लिखो 1, जो नंबर यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय, इस पर 0 कितना लिखा 10, 10 का यहाँ पे 0 कितना 2, तो 10 की पावर कितना -2, तो मीन्स 0.0001 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर -2। तो यहाँ पे मैं इसको और करके लिखता हूँ 5 अपॉन 10 की पावर -2, मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो सिंपली ऊपर जैसे गया कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना है 10 की पावर 2 मतलब 100। तो सिंपली यहाँ से इक्विवेलेंट, अरे यार इक्विवेलेंट जो मेरे पास कंडक्टिविटी है वो फाइनली कितना निकल के आ गया 500। इसका यूनिट कितना होता है, फटाफट बताओ, हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट कितना होता है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व, कुछ किया मैंने, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना होगा, तुम्हें एक एक करके अप्रोच लगाना और सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, अगर तुम्हें 0.01 एन गिवन, एन स्टैंड फॉर नॉर्मलिटी, अगर यहाँ पे एम स्टैंड होता तो मोलरिटी के बारे में बोलोगा। तुम्हें अगर मान लो सेल कांस्टेंट अगर यूनिटी गिवन, यूनिटी मतलब 1, सबसे पहले तो देखो तुमने फॉर्मुला लिखा, तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का तुम्हारे पास दो फॉर्मुला होता है, एक तो पहला ये एंड दूसरा तुम्हें क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है, अगर सिंपली तुम्हें बोलता है कि 0.01 तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब देता है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम है, लेकिन तुम्हें ये ना देखे नॉर्मलिटी दे दी तो तुम्हें नॉर्मलिटी वाला फॉर्म में अप्लाई करना, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय, यार यहाँ पे नॉर्मलिटी के वैल्यू तो मुझे पता है 0.001, लेकिन कप्पा कैसे निकालूं, कप्पा तो मुझे है नहीं, लेकिन कप्पा निकाल सकते हो। कप्पा का फॉर्मुला क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं कंडक्टेंस क्यों नहीं गिवन, तो सिंपली कंडक्टेंस कैसे निकालूंगा 1 अपॉन r इंटू 1, सेल कांस्टेंट का लिखा 1, रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन था 200 लिखा, सिंपली सॉल्व किया, कप्पा का वैल्यू कप्पा का वैल्यू फॉर्मुला पुट के आंसर को सॉल्व किया। तो देखा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मगअप कर लोगे ना, कि मगअप कर लोगे रट्टाफिकेशन मारोगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, इसलिए लोग ध्यान से फॉर्मुला को देखो कैसे हमें यूज करना है एंड उसको क्या करो सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन जो होगा ना उस पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नया टर्म भी सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो बेसिकली क्वेश्चन है, फॉर लिखना स्टार्ट करो, फॉर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही लिखा है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या होता है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फॉर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 3.2 ohm if distance between, देखो डरना नहीं, क्वेश्चन को देखे एकदम सिंपल होगा। तुम्हें दो केमिस्ट्री में क्या था फॉर्मुला अच्छे से पता है ना, और एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसमें प्रैक्टिस कर लिया, डरना बिल्कुल नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तुरंत आंसर आएगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज
इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज लेट अस से 1.8 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज मैं 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, पहला तो इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, पहला सेल कांस्टेंट बता दो क्या होगा, सेल कांस्टेंट। दूसरा लेटर से चलो कंडक्टेंस भी बता ही दो कितना होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस खुद से सोच रहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पे, एग्जाम में थोड़ा ना कोई बताने जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला है फिर कनेक्टिविटी बोलो, एक ही बात होता है। सबका नाम पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है मेरे पास। फिर मेरे पास जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कि उसका कोई और नाम है, सबका एक एक करके सबका नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा चलो एक और मैं यहाँ पे देता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल के बताओ मुझे क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो एंड ये तीनों पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा भाई ईमानदारी से। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर अ डेसी नॉर्मल, पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में आया, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होता क्या। फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ये होता क्या। आई नो ये थोड़ा सा पहला नया वर्ड है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, बट बाकी के तो एक दो पार्ट इसमें सेल कॉन्सेप्ट तो निकाल ही लियोगे, अगर नहीं निकालोगे तो देखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस में निकाल ही लियोगे क्योंकि ये सब पार्ट यूज नहीं होने वाला था। पहले बात तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होता क्या। तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका नॉर्मलिटी जो होता है वो n/10 होता है। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होता है, n/10। हमेशा याद रखना डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसका नॉर्मलिटी क्या होता है, n/10 होता है। ऑलवेज याद रखोगे। मींस डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का क्वेश्चन में कभी भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, एक वर्ड मैंने फैंसी वर्ड नया घुसा दिया, बाकी ये बोर्ड का ही क्वेश्चन, इस बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो नॉर्मलिटी होता है वो कितना होता है, n/10 होता है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता, सॉल्यूशन हुज नॉर्मलिटी इज n/10। याद रखना हमेशा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसका नॉर्मलिटी कितना होता है, n/10 होता है। अगर मान लो कि नॉर्मलिटी बोलो मोलैरिटी बोलो, नॉर्मलिटी लिखो या फिर मोलैरिटी लिखो, दोनों क्या होता है n/10। अगर मोलैरिटी हुआ तो कितना होगा, m/10 होगा। नॉर्मलिटी की बात करो कितना होगा, n/10 होगा। पहला पॉइंट जो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में पता चले क्या होता है, जैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी n/10 होता है या फिर मोलैरिटी क्या होता है, m/10 होता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे पढ़ो। फॉर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 3.2 ओम। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उसका डेटा कलेक्ट करो। रेजिस्टेंस मुझे गिवन है कितना, 3.2 ओम। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1.8 मींस डिस्टेंस जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, L। मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 1.8 सेंटीमीटर। अच्छा चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मींस जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है उसको रिप्रेजेंट किसी के ए से, उसका वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 पॉइंट है, ठीक है। कैलकुलेट सेल कॉन्सेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो पूछे जरा सेल कॉन्सेंट। सेल कांस्टेंट कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्म में अगर अप्लाई कर दिए होते तो आंसर आ गया होता। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, L/A होता है बेसिकली। अच्छा अब यहाँ पे L क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है कितना, 1.8। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड गिवन है कितना, 5.4। यूनिट पे लिख लो चलो साथ साथ में। एरिया का बेसिकली लेंथ का ऐसा यूनिट कितना होता है, सेंटीमीटर। ई कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.8 पॉइंट से पॉइंट नहीं पड़ गया। अगर कभी भी सेम पॉइंट अगर आपस में गिवन होता तो क्या होता, पॉइंट से पॉइंट नहीं पड़ जाता। कितना 18/54, एक सेंटीमीटर से ये भी निकल गया। 18/54 इंटू कितना सेंटीमीटर, 18×3 कितना होता है 54, तो ये हो गया 1/3। यहाँ से कितना आ गया 1/3 सेंटीमीटर। 1/3 कितना हो गया सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे 1/3 को सॉल्व करोगे कितना, इसको डिवाइड करोगे कितना हो गया 0.33, ऐसे चलता जाएगा सेंटीमीटर। इनवर्स निकल गया सेल कॉन्सेंट। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। लेंथ का यहाँ पे वैल्यू लिखा, एरिया का वैल्यू लिखा। आप लोग यार ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं किया। कुछ नहीं, अगर ढंग से पढ़ोगे तो फटाफट स्ट्राइक कर जाएगा। नहीं करोगे, अगर अच्छे से नहीं करोगे, सीरियसली बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन उतने हाई लेवल के नहीं आते। मेंस तक भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व, ठीक है एडवांस में आता है क्वेश्चन हाई लेवल आता है, बट मेंस तक भी इजीली तुम निकाल सकते हो। बट फर्क क्या होता है यहाँ पे कि हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को देख के घबरा जाते यार ये क्वेश्चन है क्या, इतना बहुत लेंदी सा क्वेश्चन गिवन है। कुछ नहीं गिवन तब उसको पढ़ो एंड वहाँ से कलेक्ट करो जितना भी डिटेल गिवन है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ सेल कॉन्सेंट कितना है 0.33 है, 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड पार्ट क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या था, कप्पा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी रखा है, इसलिए मैंने सबका जितना नाम हो सकता था मैंने सब कुछ बताया यहाँ पे। कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, उसको रिप्रेजेंट किसी के कप्पा से। तो हमें कप्पा निकालना है। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, कप्पा ठीक है यही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या फिर कनेक्टिविटी बोलो, एक ही बात होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा का फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट तो तुम अभी भी निकाल के लाओ कितना, कितना निकाल के 1/3 चलो लिख दिया। लेकिन यार कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, कंडक्टेंस तो यार कहीं पे क्वेश्चन नहीं गिवन है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या था 1/r। तो रेजिस्टेंस तो मुझे गिवन है कितना 3.2। तो सिंपली इसको सॉल्व करो 1/3.2 इंटू 1/3। इसको जब सॉल्व करो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 3.2 इंटू 3 करो कितना हो गया 3 × 6
कितना होगा 339 मीन्स 9.1 अपॉन 9.6 को डिवाइड वगैरह करना हो तो कर सकते हो। कप्पा का ऐसे यूनिट कितना होता है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमेशा मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में सीमन को यूज करते हो तुम ओम सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, तुम माउ सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है। बट मोस्ट ऑफ केस में किसको यूज करते सीमन। देखो कितना कितना सिंपल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या निकल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है मेरे पास प्रोडक्ट दिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कप्पा इनटू वॉल्यूम। लेकिन यार यहाँ पे कहीं पर भी मुझे वॉल्यूम के बारे में बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे किसके बारे में नॉर्मलिटी के बारे में, क्योंकि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन होने का मतलब क्या उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा n/10 होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का फॉर्मुला अगर नॉर्मलिटी का गिवन होता है इन दैट केस फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। सिंपली एक एक करके वैल्यू पुट करो। कप्पा को तुमने अभी वैल्यू निकाल के लाओ कितना 1/9.6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का तुम सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिखो कितना हो गया n/10 कितना लिखो नॉर्मलिटी जिसका वैल्यू कितना होता है n अपॉन कितना होता है 10। लेकिन यहाँ पे हमेशा n का वैल्यू कितना लेना होता है 1, तो सिंपली कितना होगा 1/10। इसको जब सॉल्व करो कितना होगा 0.1। अरे भैया जो n होता है हमेशा मुझे जो n और नॉर्मलिटी हमें 1 ग्राम के अंदर ही बात करना होता है इस पूरे चैप्टर में। तो n का वैल्यू कितना लिखा 1, तो सिंपली कितना 1/10। इसको सॉल्व करो कितना होगा 0.1। इसको जो सॉल्व करना जो भी तुम्हारा आंसर है वो क्या होगा मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मल्टीप्लाई वगैरह करना मत करना, छोड़ देना, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। ये नहीं मल्टीप्लाई करते लगना प्रोसेस समझ में बस। मल्टीप्लाई करना एग्जाम में ऐसे वैल्यू देगा जो फटाफट तुम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी यूनिट जो भी वैल्यू आएगा फॉर एग्जाम्पल उसका ऐसा यूनिट कितना होगा, ऐसा यूनिट बता दो मुझे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आंसर खत्म कहानी। कुछ भी किया मैंने, बस यहाँ पे एक बात हमेशा देखना डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका नॉर्मलिटी कितना होता है n/10। और n/10 के अंदर मुझे सिंपली जो n होगा उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम की बात करें। वहीं अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन में अगर मोलैरिटी होता तो उसका भी कितना होता है m/10। m की जगह मुझे कितना पुट करना 1, और 1/10 को जब सॉल्व कर कितना 0.1 फॉर्म पुट के आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो भी हमने पढ़ा भी तो उस टाइप को जितना भी क्वेश्चन हो किस टाइप से सॉल्व किया था पता चला। यहाँ पे तो क्वेश्चन में कनेक्टेड तुम्हें कंडक्टेंस अगर नहीं गिवन हो तो सिंपली अगर मान लो रेजिस्टेंस गिवन हो समझ जाना मुझे कंडक्टेंस तो निकालना है। अगर मान लो कहीं पर भी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन हो समझ जाना मुझे कंडक्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा 1/r से। एक एक करके यहाँ पे वैल्यू निकालो एकदम इजीली आ जाएगा। तो आई होप तो क्वेश्चन को समझ में आ रहा हो। फील करना क्वेश्चन को ऐसे मत करना कि मगअप करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को समझो कि कैसे सेल कॉन्स्टेंट निकालते हैं, कैसे कंडक्टेंस निकालते हैं, उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकाला था। इस टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो इस पे क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सारे जितने भी फॉर्मुला था वहाँ पे मैंने यूज करा। एक जो फॉर्मुला मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी का, वो भी मैं अभी आगे यूज करता हूँ। जो कोल्डरॉफ लॉ हम देखेंगे वहाँ पे मैं उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आई होप तो समझ में आ गया हो। जो भी हमने फॉर्मुला अभी तक पढ़ा उसका मैंने यहाँ पे यूजेस बता दिया। अब जो है ना एक यहाँ पे छोटा सा रिलेशन होता है कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी और जो बेसिकली हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक डाल लो इसी के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड मान लो एग्जाम में अगर कहीं पूछ लिया, अभी तो बोर्ड में तो वैसे ये टॉपिक पूछता नहीं है बट फिर भी हाई लेवल में तो मैं बता ही देता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमें देखना है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के में रिलेशन क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट किससे किया था, माउंटेन बनाया एम से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे, माउंटेन बनाया ई से। इसके वजह रिलेशन क्या था, कुछ मत करो, सिंपली क्या करो डिवाइड कर दो मोलर को और इक्विवेलेंट को आपस में डिवाइड कर दो। तो सिंपली क्या करो डिवाइड कर दो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिवाइड करो, तो मैं अपने आप आंसर मिलेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मुला क्या होता है कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एम। और मैं यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास कप्पा, यहाँ पे मैं के को ऐसे बनाना भूल गया, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। ये हमारा फॉर्मुला आता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कप्पा से कप्पा नहीं पड़ गया, क्योंकि हमें पता है कि मुझे अगर तुम सिंपली अगर ऐसे काटना नहीं है तो देखो ऐसे लिखो कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जो भी यहाँ पे गिनो एन जो होगा ये क्या होगा ऊपर आ जाएगा, एन जो ये जो होगा वो क्या होगा इसके नीचे हो जाएगा। कितना कप्पा इनटू क्या होगा 1000। तो देखो कप्पा से कप्पा नहीं पड़ गया, 1000 से 1000 नहीं पड़ गया, मीन्स कप्पा से कप्पा गया, 1000 से 1000 गया। मेरे पास बचा क्या, ये नॉर्मलिटी क्या होगा मेरे पास ऊपर आ जाएगा, नॉर्मलिटी डिवाइड बाय क्या होगा मोलरिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास फटाफट बताओ। नॉर्मलिटी का फॉर्मुला होता है मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैंसिल कैसे वो पता चला ना, नंबर ऑफ, अरे यार सब कुछ कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1/m, नीचे बचा कितना 1/n। तो सिंपली जो n हो क्या होगा ऊपर जाएगा तो कितना होगा n डिवाइड बाय कितना होगा m, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मुला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए मेरे पास इन लीटर बोलो या फिर ml बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लीटर डिवाइड बाय मोलरिटी। मोलरिटी का जो फॉर्मुला होता है क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होना चाहिए वॉल्यूम इन लीटर। तो सिंपली अगर इसको जब अगेन इसको सॉल्व करोगे तो ये वॉल्यूम इन लीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली मेरे पास बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ से मेरे पास बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ EQV, डिवाइड बाय कितना बचा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, होता है जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, याद रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है
वो उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है मास गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास वही सेम एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हें निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बचपन में कभी सीखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास वही यहाँ पे होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर कभी भी मुझे निकालना हो उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है मास गिवन मीन्स नंबर ऑफ मास गिवन मोल्स अपॉन जो भी मेरे पास मोल्स अगर कभी निकालना मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास हम करते हैं मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह तुम लिखोगे यहाँ पे मास गिवन कुछ नहीं मैं रिलेशन बताना चाह रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है वो बता रहा हूँ मास गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो मास गिवन से मास गिवन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मास। लग रहा है यार क्या कैंसिल आउट कर रहा है देखना यहाँ पे शानदार एक रिलेशन आने वाला है 1 मोलर मास। अब मोलर मास का ऊपर चला जाएगा तो सिंपली क्या हो गया मोलर मास डिवाइड बाय बेसिकली क्या नीचे बचा मेरे पास इक्विवेलेंट मास। तो याद करो इक्विवेलेंट मास हमने देखा था इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता था अभी कुछ टाइम पहले देख के आया था इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला देखा इक्विवेलेंट वेट बोला या फिर इक्विवेलेंट मास बोला हमने फॉर्मूला देखा था क्या देखा था याद करो कुछ टाइम पहले मोलर मास डिवाइड बाय एक्स के बारे में हमने देखा था मोलर मास डिवाइड बाय एक्स सिंपली यहाँ पे पुट कर दो तो ये हमारे पास फाइनली निकल के आ गया मोलर मास ऊपर एज इट इज रहा मोलर मास इक्विवेलेंट मास की जगह तुम सिंपली लिख दो यहाँ पे मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ से मोलर मास कैंसिल आउट हो गया फाइनली मेरे पास जो एक्स था ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो रिलेशन होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है इज इक्वल टू एक्स। यार यहाँ पे एक्स क्या है एक्स बेसिकली क्या होता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स बताना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी चल जाएगा ये बेसिकली बस इतना देखना मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर इक्विवेलेंट की जो रिलेशन क्या था इक्वल टू क्या था एक्स याद करो क्या होता है जो भी नेट इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर वगैरह होता है उससे हम क्या बोलते हैं बेसिकली एक्स बोलते थे। यहाँ पर भी सेम एक्स तो वही होता है यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा था उसके इक्वल होता है लेकिन यहाँ पे एक्स ना कई चीज़ों पर डिपेंड अगर मेरे पास एसिड होगा उन दैट केस अलग होता है बेस होगा तो अलग लेकिन मैं वहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बस ये रिलेशन होता है बस यहाँ पे पता होना चाहिए क्या होता है एक्स इसे बस थोड़ा सा जाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर होता है ना उसमें बेसिकली क्या होता है एक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरा हमारे एक तरीके से अपना जो इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था उसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बस एक लास्ट छोटा सा पार्ट बचे छोटा सा तो नहीं थोड़ा सा लेंथी खोलरोसोव लॉ उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। यहाँ पे एक और टॉपिक होता है मेजरमेंट ऑफ जो हमारे स्पेसिफिक कंडक्टर्स है जो कप्पा है उसको अगर मुझे लैब के अंदर अगर मेजरमेंट करना है तो क्या क्या हम प्रोसेस करते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि वो लैब का पार्ट होता है वो हमारा किसी काम का भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया कि इस टाइप के बेसिकली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्म बता दिया। अब जो कुछ जो क्वेश्चन और बचे जो मैं कोलोसोव लॉ के अंदर कराऊंगा कंबाइन करके तो यहाँ पे एक तरीके से अपना फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट है बस बच्चा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कोलोसोव लॉ उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या होगा फिनिश अप हो जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या है जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसको ध्यान से अच्छे से यहाँ पे फोकस करके एक पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कर नेक्स्ट जो टॉपिक है